14 साल पहले दिल्ली की वो उमस भरी सुबह मुझे आज भी याद है। जीवन में पहली बार मैं संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से मिला था। वे तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। वह संसद में मेरा पहला दिन भी था। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने पहली बार सांसद बने हम कुछ नेताओं को कॉफ़ी पर बुलाया। बातचीत चलती रही। जब उन्होंने देखा कि गपशप करते हुए 15 मिनट से अधिक हो गए हैं तो उन्होंने हमें चर्चा जारी रखने के लिए अपने घर पर बुलाया। हम कुछ दिनों बाद उनके घर भी गए। यह हमारे लिए रोमांचक था कि दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने हम जैसे नए सांसदों से मिलने के लिए समय निकाला। एक राजनयिक के रूप में हामिद अंसारी का लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा था। वे भारत सरकार के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि, अफ़गानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में राजदूत रहे थे। फिर वे भारत के 12वें उपराष्ट्रपति बने। कोलकाता में जन्मे अंसारी के बारे में जो बात कम ही लोग जानते हैं वो ये है कि वे अपने कॉलेज के लिए मध्य क्रम के विकेटकीपर बल्लेबाज भी थे। वास्तव में ईरान में राजदूत रहते हुए उन्होंने भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के लिए क्रिकेट शुरू करवाया था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ईरान में इस खेल को लोकप्रिय बनाया। राज्यसभा के सभापति के तौर पर अंसारी ने विधान परिषदों में कई इनोवेशन किए। संसद सत्र के दौरान अंसारी रोज सुबह 10:30 से 10:55 तक काफ़ी मीटिंग करते थे। सदन के नेताओं के साथ इस अनौपचारिक बातचीत से सत्ता पक्ष और विपक्ष को दिन भर की कार्यवाही में सामंजस्य बनाने में मदद मिलती थी। सभापति के तौर पर अंसारी का एक नियम अटल था, कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पारित नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित हुआ था कि तत्कालीन सरकार कोई भी कानून जबरन नहीं थोप सकती थी। प्रश्नकाल और शून्यकाल के समय में बदलाव का पूरा श्रेय भी अंसारी को ही जाना चाहिए। बीते 6 दशकों से प्रश्नकाल सुबह 11 बजे शुरू होता आ रहा था। इसके बाद दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता था। अंसारी को लगा कि प्रश्नकाल अक्सर हंगामे की भेंट चढ़ता है क्योंकि सदस्य दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहते हैं। 2014 में अंसारी ने इसमें बदलाव किया। अब राज्यसभा में पहले 11 बजे से शून्यकाल होता है जिसमें सदस्य तत्कालिक जनहित के मुद्दे उठाते हैं। 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू होता है। अंसारी के दृष्टिकोण को इस कथन से समझा जा सकता है, राज्यसभा का सभापति खिलाड़ी नहीं बल्कि अंपायर है। यदि आप खिलाड़ी बनते हैं तो पक्षपाती हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे दिल्ली में सुखद जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। दूसरे जिन उपराष्ट्रपति के संपर्क में मुझे आने का सौभाग्य मिला वे थे वेंकैया नायडू, एक अनुभवी सांसद जो ग्रामीण विकास, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, सूचना और प्रसारण के साथ
संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री भी रहे थे। इतिहास नायडू के प्रति उदार रहेगा क्योंकि उन्होंने 20 सितंबर 2020 को उस दिन सदन की अध्यक्षता नहीं की थी जब विवादित कृषि कानून जबरन पारित कराए गए थे, शायद इसलिए क्योंकि वे कृषक परिवार में जन्मे थे। उनका चैम्बर हो या सदन, दोनों ही जगह नायडू हर किसी से एक ही लहजे में बात करते थे, फिर चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के। यह सराहनीय है। जब भी वे हमें उपराष्ट्रपति भवन में भोजन पर आमंत्रित करते थे तो वहाँ मिलने वाले आंध्र प्रदेश के स्वादिष्ट भोजन के लिए श्रीमती नायडू को भी बराबर का श्रेय जाता था। एक बार उन्होंने कहा था कि भले ही वे बाहर सभापति होंगे लेकिन घर में उनका भी एक गृह मंत्री है। नायडू को चुटीले वन लाइनर बहुत पसंद थे। एक बार जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखना, कमाना और फिर लौट आना। जब उनसे राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वे उषापति बनकर ही खुश हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उनका एक और मशहूर कथन था, द लेफ्ट कैन नेवर बी राइट। नायडू का हास्यबोध जितना अच्छा था वे उतने ही भावुक भी थे। जब भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा होती उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मेरे कॉलम का विषय होंगे, लेकिन किसी और दिन। मध्य पूर्व आज एक भ्रमित कर देने वाली शांति की स्थिति में है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे उग्रवादी समूहों और सीरिया में असद शासन के पतन ने इस क्षेत्र के चिरस्थायी तूफानों में क्षणिक विराम ला दिया है। जिन छद्म युद्धों का दायरा तेहरान से बगदाद और दमिश्क होते हुए भूमध्य सागर तक फैला था वो अब बिखरा हुआ मालूम होता है। यमन के हूती आज इकलौती ऐसी विघटनकारी शक्ति बने हुए हैं जो लाल सागर और अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन उस क्षेत्रीय मोमेंटम के बिना जो कभी ईरान समर्थित रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को परिभाषित करता था, और इसके बावजूद इस स्थिरता के स्थायी रहने की संभावना नहीं है। उल्टे यह एक और बड़े विनाशकारी तूफान का केंद्र हो सकता है। संघर्ष के फिर से उभरने की स्थितियां न केवल बरकरार हैं बल्कि और बढ़ गई हैं। खासकर इजरायली फौजों द्वारा गाजा में अभूतपूर्व हिंसा और विनाश के बाद दुनिया ने देखा कि गाजा पर व्यवस्थित रूप से हमला किया गया, रहवासी बस्तियों को तहस नहस किया गया और हजारों नागरिक मारे गए। इजराइल ने इसके लिए चाहे जिस राजनीतिक या सैन्य उद्देश्य का दावा किया हो, लेकिन जो तस्वीरें और नैरेटिव सामने आए उन्होंने फिलिस्तीनियों, व्यापक अरब जगत और मुस्लिम आबादी के बीच क्रोध, निराशा और पीड़ित होने की भावना को जन्म दिया है। गाजा का यह जनसंहार एक नई वैचारिक और उग्रवादी लहर के उभरने का आधार बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि मध्य पूर्व ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ऐतिहासिक शिकायतें चुपचाप
सिमट जाती हों, बल्कि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पीढ़ियों तक पीड़ा की भावनाओं को संजोया जाता है और जहाँ प्रतिशोध लेना सांस्कृतिक मुद्दा और राजनीतिक साधन दोनों हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।